नमस्कार दोस्तों, आज का अपना पाठ है गोरा रेखा चित्र। और ये रेखा चित्र विरचित है महादेवी वर्मा द्वारा। महादेवी वर्मा है वो छायावाद की आधार स्तंभ कवयित्री के रूप में जानी जाती हैं और साथ ही साथ विरह वेदना की कवयित्री भी इनको कहा जाता है। और आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी के अंदर हुआ और इनकी मृत्यु है वो सन 1987 को हुई थी। हिंदी के छायावादी काव्य आंदोलन के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। तो महादेवी वर्मा हैं वो हिंदी के छायावादी 4 प्रमुख स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। इन प्रमुख 4 स्तंभों में से एक हैं। इनकी कविता में वेदना और करुणा की प्रधानता है। तो वेदना और करुणा की मुख्य रूप से प्रधानता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की चिंतनवर्ती साहित्य और समाज दोनों दिशाओं में प्रवाहित हुई है कि साहित्य की तरफ ही उन्मुख है और समाज की स्थितियों का चित्रण भी उन्होंने किया है। उनका व्यक्तित्व सरलता, उदारता, संवेदनशीलता, आत्मीयता एवं सात्विकता से ओतप्रोत है। तो महादेवी वर्मा का जो व्यक्तित्व है वो सरलता से युक्त, उदारता से युक्त, संवेदनशीलता से युक्त, आत्मीयता से युक्त एवं सात्विकता के भाव से ओतप्रोत है। उन्होंने हिंदी संस्मरण और रेखा चित्र विधा को अप्रतिम ऊंचाई दी। यानी संस्मरण साहित्य जो स्मृति के आधार पर लिखा जाता है और रेखा चित्र कहते हैं कि शब्दों के द्वारा किसी भी प्रसंग को उपस्थित करना या किसी भी प्रसंग का शब्द चित्र उपस्थित करना रेखा चित्र कहलाता है। तो संस्मरण होते हैं स्मृति के आधार पर लिखे गए लेख या वर्णन, और रेखा चित्र होते हैं किसी भी प्रसंग का शब्द चित्र उपस्थित कर देना। विधा को अप्रतिम ऊंचाई दी। महादेवी वर्मा का गद्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से अनुपम है, अनुपम जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। तो इनके कविता संग्रह हैं वो हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, यामा आदि। और यामा है वो महादेवी वर्मा की चुनी हुई कविताओं का संग्रह है जिसमें शुरू की 4 रचनाओं का संकलन किया गया है। निहार की कविताओं का, रश्मि की कविताओं का, नीरजा की कविताओं का और सांध्यगीत की कविताओं का संकलन किया गया है। और ये यामा है, इस पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। संस्मरण एवं रेखा चित्र। तो महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखा चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये आपस में घुले मिले हैं। कौन सा संस्मरण है और कौन सा रेखा चित्र है, इस प्रकार से अलग अलग किया जाना संभव नहीं है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। पथ के साथी में महादेवी वर्मा ने उन साहित्यकारों का वर्णन किया है जिनसे वो अपने जीवन में संबंधित रही या जिनका साहचर्य मिला। मेरा परिवार में उन्होंने अपने जीवन जगत में या जीवन भर जो पशु पक्षी या जीव पाले उनका चित्रण किया गया, उनकी स्मृतियों को संजोया गया है। तो पथ के साथी हैं उनमें साहित्यकारों का चित्रण है। मेरा परिवार में उन्होंने जो जीव जंतु पाले उनका चित्रण किया है। निबंध संग्रह, श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह इनका बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह है और इसमें जो स्त्री विषयक विचार विमर्श है वो किया गया है और ये काफी मोस्ट निबंध संग्रह है इनका। साहित्य की आस्था एवं अन्य निबंध, यानी साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध, ये इनके 2 निबंध संग्रह प्रमुख रूप से हैं। चलिए, गोरा रेखा चित्र में गाय के अंतरंग वह बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन है। तो गोरा गाय के आंतरिक और बाहरी सौंदर्य के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं का भी इसमें चित्रण किया गया है, यानी रेखांकन किया गया है। इसमें गाय का घर में आगमन, स्वागत, लेखिका के ममत्व यानी ममता का भाव, रोचक वातावरण एवं गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो गोरा रेखा चित्र में गाय के आंतरिक सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदनाओं का रेखांकन है। इसमें गाय घर में जब आती है उसका स्वागत किस प्रकार से किया जाता है,
लेखिका के ममत्व को चित्रण किया गया है और साथ ही रोचक वातावरण एवं गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गोरा गाय के स्वभाव एवं क्रियाकलापों के अंकन में लेखिका ने चित्रात्मक भाषा यानी भाषा इस प्रकार की प्रयोग में ली है मानो उस चीज का चित्र उकेर दिया गया हो, यानी वो जो गोरा गाय है वो हमारे सामने प्रत्यक्ष में उपस्थित हो, इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। बिंब प्रधान, तो बिंब कहते हैं कि किसी भी वस्तु का मानसिक चित्र है वो हमारे मस्तिष्क में बन जाए। जो ही हम गोरा इस रेखा चित्र को पढ़ते हैं तो हमारी स्मृति में उस गाय का एक चित्र सा बनता नजर आता है और उस यही वो क्या है, बिंब है। प्रतीक तो जो वस्तु रखी होती है उसको कहते हैं और बिंब कहते हैं कि किसी वस्तु का मानस में या मस्तिष्क में चित्र बन जाए, जिस वस्तु को हमने देखा नहीं है, दूर है, लेकिन फिर भी उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में उपस्थित हो जाए पढ़ने पर, सुनने पर या किसी भी प्रकार से, तो वो बिंब होता है। बिंब प्रधान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प। प्रतीकात्मक शिल्प, प्रतीक कहते हैं यानी किसी वस्तु की प्रतिकृति या दूसरा उसका लघु रूप या बड़ा रूप, तो वो प्रतीक होता है। प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया अंतिम वाक्य आह मेरा गोपालक देश, कि आह मेरा गोपालक देश, यहां पूरी की पूरी संवेदना है वो प्रकट होती है। संपूर्ण रेखा चित्र का वह मार्मिक कथन है जिसमें लेखिका की ममता उमड़ पड़ती है तो मानवीय संवेदना भी तड़फ उठती है। कि इस रेखा चित्र का सबसे मार्मिक कथन है आह मेरा गोपालक देश, यानी जिस देश में गायें पाली जाती हैं और उनके साथ भी संवेदनापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है, जिसमें लेखिका की ममता उमड़ पड़ती है तो मानवीय संवेदना भी तड़प उठती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूल पाठ को देखते हैं। गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। वह संधि यानी जिसमें न बचपना हो और न युवावस्था हो, या यूं कह सकते हैं कि किशोरावस्था हो, तो दोनों के बीच की अवस्था ऐसी हो, उसको क्या कहते हैं, वह संधि कहते हैं। बचपन और युवावस्था के बीच की जो अवस्था होती है उसको वह संधि कहते हैं। तो गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था, यानी इतने प्रेम और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्सों यानी गाय की बच्चियों या गाय की बेटियों से कुछ विशिष्ट हो गई थी, यानी कुछ अलग हो गई थी। वत्सा यानी बेटियों से, कि गाय की अन्य जो बच्चियां थी, बेटियां थी, उनसे वो अलग हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। तो महादेव वर्मा की बहन है, वो कहती है कि तुम इतने पशु पक्षी रोज पालती हो और तुम्हारे घर में काफी पशु पक्षी भी हैं, तो एक गाय क्यों नहीं पाल लेती। वास्तव में मेरी छोटी बहन, तो ये जो है वो राय दे रही है, वो कौन है, लेखिका की छोटी बहन है और उसका नाम क्या है, श्यामा। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से उनकी कर्तव्य के प्रति निष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। तो लेखिका कहती है कि वो मेरे से ज्यादा कर्मनिष्ठ है और व्यवहार में भी कुशल है। कौन, श्यामा। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। तो वो श्यामा जब आत्मविश्वास से कोई भी बात कहती है तो सुनने वाले को वो क्या है, संक्रामक रोग के समान प्रभावित करता है। कहने का मतलब है कि प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता है। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया, कि तुरंत ही उस सुझाव का कार्यान्वयन क्या हो गया, आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा, कि खाद्य की समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना है वो कभी अच्छा नहीं लगा महादेव वर्मा को। बकरी, कुकुट कहते हैं मुर्गी पालन, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लग जाता कि बकरी को क्यों पाला जाता है, मुर्गी को क्यों पाला जाता है, मछली को क्यों पाला जाता है।
तो इनका मूल उद्देश्य ध्यान में आता तो महादेव वर्मा का मन है वो विद्रोह करने लगता। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकले हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। और चामर, यहां पर शब्द आया चामर, तो चामर कहते हैं बालों से बना हुआ वह पंखा जिससे हवा करने का कार्य किया जाता था। पुराने जमाने में चामर ढुलाए जाते थे और वो एक तरह से बालों का बना हुआ पंखा होता था, बहुत ही मुलायम। तो गोरा का जो बाहरी सौंदर्य है उस पर हम एक दृष्टि डाल लेते हैं। पुष्ट लचीले पैर थे, भरे पुट्ठे थे, चिकनी भरी हुई पीठ थी, लंबी सुडौल गर्दन थी, निकलते हुए छोटे छोटे सींग थे, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान थे, और लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो, इटालियन मार्बल की तरह तराशा गया हो और उस पर एक चमक दे दी गई हो। ओप का अर्थ है चमक। स्वस्थ पशु के रोमों में, बालों में, रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है कि स्वस्थ पशु होता है उसके बालों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर यानी उसके बालों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो। अभ्रक सफेद रंग की होती है और वो चमकदार होती है, तो वैसे ही बाल उसके थे चमकदार और सफेद थे, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। यानी बहुत ही सफेद और चमकीले उसके क्या थे, बाल थे। किसके? गोरा के। गोरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में दुविधा थी कि पालूं या नहीं पालूं, निश्चय में बदल गई कि गोरा को जब देखा कि इतनी सुंदर बच्चियां है तो पालने की जो दुविधा थी वो निश्चय में बदल गई कि निश्चित ही इस गाय को तो मैं पालूंगी। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों, परिचारक यानी जो सेवा करने वाले, में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ पड़ा, यानी श्रद्धा का उफान सा आ गया। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उससे दही पेड़ा खिलाया गया। यानी उसका स्वागत किस प्रकार से किया गया ये देखने की बात है। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ाया। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उससे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गोरा। तो नामकरण क्या रखा गया? गौरांगिनी या गोरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर, यानी वापस प्रतिध्वनित, तो यानी हम प्रतिध्वनि तो कह सकते हैं आवाज का वापस आना, और चमक का वापस जब परावर्तन होता है, यानी चमक किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है तो उसको प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी, तब कई दियों का भ्रम होने लगा। तब कई दीपकों का, यानी दीपक जगमगा रहे हों ऐसा भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हों, कि काली दिखने वाली लहर है उस पर कई दिए जला दिए हों, ऐसा लगने लगा। तो यानी उसकी आंखों में ये प्रभाव है वो दिखाई पड़ने लगा। बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने दिए प्रवाहित कर दियो। यहाँ लहर क्यों बताया गया? क्योंकि आंखों में क्या होता है, नमी होती है, पानी होता है, और ऐसा लग रहा है आंखों में एक लहर है और उस आंखों में क्या है, दिए झिलमिला रहे हों। चलिए, गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी, देखने में बहुत प्रिय थी। विशेष तो उसकी काली बिल्लोरी आंखों का तरल सौंदर्य, काली और बिल्लोरीदार आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांध कर स्थिर कर देता था, यानी देखने वाला देखता ही रह जाता था। चौड़े उज्जवल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी।
यानी बर्फ में जैसे नीले जल के कुंड हों वैसे क्या है आंखें हैं वो लग रही थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास रहता है। हरिण के नेत्र हैं वो हमेशा चकित विस्मय होता है उसमें, लेकिन गाय के नेत्रों में आत्मीय विश्वास रहता है, अपनेपन का विश्वास रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न तो विस्मय ले पाता है न ही आतंक। यानी गाय में मनुष्य के प्रति आतंक नहीं होता है। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा है, ये उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। तो महात्मा गांधी ने गाय को करुणा की कविता कहा था। गोरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। यानी गोरा जो थी उसकी धीमी धीमी गति से चलने वाली जो चाल थी उससे तुलना करने वाली वस्तुएं बहुत कम है। यानी गोरा की जो चाल थी वो मस्त और धीमी धीमी थी। गति में तीव्र सौंदर्य है परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। यानी गोरा है वो धीमे धीमे चलती थी और उसकी सुंदरता है वो बखाने नहीं जा सकती। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर देती है, यानी आंखें चमचमा जाती हैं, परंतु मंद समीर के से फूल का अपने वृंत पर यानी कली पर या डाली पर होले होले हिलना दृष्टि का उत्सव है। यानी फूल जब धीमी धीमी हवा से अपनी कली पर धीरे धीरे हिलता है तो वो दृष्टि का क्या बन जाता है, उत्सव बन जाता है, पर्व बन जाता है। वैसे गोरा है वो मंथर मंथर गति से धीमे धीमे चलती थी तो दृष्टि का क्या बन जाती थी, उत्सव बन जाती थी। कुछ ही दिनों में ये सबसे इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कि कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और विशालता का अंतर भूल गए। कि अन्य पशु पक्षी वो क्या थे, छोटे थे, और गाय क्या थी, विशाल थी। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे, क्योंकि कुत्ते बिल्ली हैं वो भी अंतर भूल गए विशालता का और लघुता का, और उनके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ पर और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। यानी एकदम आंखें मूंद लेती और उनके संपर्क की सुख की अनुभूति में खो जाती थी। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट आज रात तक आपके सामने अपलोड कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।